नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। ये आज़ादी ब्रिटिश सत्ता से हमें प्राप्त हुई थी। 300 वर्षों की व्यापारिक प्रभुत्व, 200 वर्षों का राजनीतिक प्रभुत्व तथा 100 वर्षों की सर्वोच्च सत्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश काल का अंत हुआ था। और इस वजह से यह दिवस आज हमारे लिए यूं कहिए कि इससे बड़ा कोई दिवस नहीं हो सकता। हम स्वतंत्र हुए थे, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार से स्वतंत्र हुए थे। तो इस स्वतंत्रता दिवस की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। मैं सीमा पर तैनात उन सभी फौजी भाइयों को सैल्यूट करूंगा जो अपना घर बार वगैरह सब कुछ छोड़ के सीमा पर चाक चौबंद 2400 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए एक प्रकार से बिल्कुल पूर्ण तैयारियों के साथ खड़े हैं। मैं उन सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो पूर्ण रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज इस अवसर पर जो मैं लाइव आया हूं, आज मेरा भाषण देने का कोई उद्देश्य नहीं है। आज मेरा लाइव का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना तो संभवतः आपने सुनी नहीं होगी, या सुनी भी है तो आपको कंप्लीटली पता नहीं होगी। तो ऐसी कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर वार्ता करने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। बाकी भाषण देने का काम नेता लोग करेंगे, भाषण देने का काम बहुत सारे लोग करेंगे। तो आज भाषण देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहली चीज, हुआ क्या था, 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? हमें 15 अगस्त को ही क्यों आजादी दी गई? 16 अगस्त या 17 अगस्त को क्यों नहीं दी गई? जैसा कि आपको भी पता होगा कि 20 फरवरी 1947 को जब लेबर पार्टी के एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि हमें 30 जून 1948 तक भारतीयों को या भारत को आजाद करना है। तो 30 जून 1948 तक का जब टारगेट था इनका, तो 15 अगस्त को ही हमें क्यों आजाद किया गया? ये हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न न आए, हो सकता है कि आपने ये कभी न पढ़ा हो सकता है कि कभी आपको इंटरव्यू में कभी आगे पूछ ले कि भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया गया था। अगर मैं भी ये अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लूं कि भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया गया था, तो संभवतः आपके पास इसका उत्तर नहीं होगा। अगर होगा तो भी आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं होगा। तो 15 अगस्त को भारत को आजाद करने के पीछे तर्क क्या दिया जाता है, रीजन क्या था कि 15 अगस्त की तारीख ही चुनी गई? इसके पीछे मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाता हूं, इसके बैकग्राउंड में जाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक पक्ष में धुरी राष्ट्र थे और एक पक्ष में मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका कर रहे थे, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, जापान ये कर रहे थे। आप सभी को पता होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी के पतन के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था, अनऑफिशियली आत्मसमर्पण कर लिया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अनऑफिशियली आत्मसमर्पण कर लिया था इन यूरोपियन शक्तियों के आगे। और उस समय इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो मेन सुप्रीम कमांडर था वो था आपके माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने ही एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस कारण यूं कहिए कि 15 अगस्त की जो तिथि थी, इस तिथि को माउंटबेटन अपने लिए एक सौभाग्यशाली तिथि मानता था, अपने लिए एक आधिपत्य वाली तिथि मानता था, अपने लिए एक वर्चस्व वाली तिथि मानता था। तो इस तिथि को यादगार बनाने के उद्देश्य से भारत को इन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्र किया, ताकि 15 अगस्त की तिथि जो है उसके लिए यादगार बन जाए, अपनी आधिपत्य और एक प्रकार से सर्वोच्चता की जो ये तिथि थी उसको एक प्रकार से यादगार करने के लिए 15 अगस्त 1947 को, जो कि दूसरी वर्षगांठ भी थी
जापान के आत्मसमर्पण की, तो उस अवसर पर भारत को आज़ाद किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को 15 अगस्त को क्यों आज़ाद किया गया, तो आप बता सकते हो आराम से कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय सुप्रीम कमांडर है, वो आपके माउंटबेटन थे और इस तिथि को यादगार बनाने के उद्देश्य से, इस तिथि को आधिपत्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देने की एक प्रकार से योजना बनाई और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया, इसकी घोषणा इन्होंने पहले ही कर ली थी। हुआ क्या था, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और एटली ने कहा कि 30 जून 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। 30 जून 1948 सॉरी, तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ये लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन 1943 से 1946 के बीच में साउथ ईस्ट, जो प्रशांत महासागर एशिया का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के सुप्रीम कमांडर थे। माउंटबेटन को भारत भेजा गया और माउंटबेटन ने भारत आने के बाद सभी भारतीय नेताओं से वार्ता करने के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसे बाल्कन योजना भी कहते हैं, मनबाटन योजना भी कहते हैं। और इस योजना के तहत भारत को आजाद करने का इन्होंने निर्णय लिया और 4 जुलाई 1947 को इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित हो गया। और जैसे ही ये अधिनियम पारित हुआ, वैसे ही आपके भारत की स्वतंत्रता का रास्ता क्लियर हो गया। अब डेट तय करनी थी माउंटबेटन को कि किस दिन इनको आजाद करना है। तो डेट जब तय करने की बात आई, तो इन्होंने डेट तय करने के लिए 15 अगस्त को चुना। क्यों चुना, जिसकी बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 15 अगस्त एक प्रकार से आधिपत्य व वर्चस्व का प्रतीक था, क्योंकि इसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समक्ष, या यूं कहिए कि इन मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त की डेट घोषित की गई। 14 अगस्त को भारत का विभाजन कर दिया गया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। 14 अगस्त की रात्रि को, मध्य रात्रि को, पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए और उन्होंने 14 अगस्त की अर्धरात्रि को लाल किले के ऊपर यूनियन जैक, जिसे अपन कहते हैं, ब्रिटेन का झंडा जो यूनियन जैक नीचे उतारा और उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा झंडा जो है वो ध्वजारोहण किया। और उसी समय उन्होंने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी अर्थात भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट नामक एक भाषण दिया और उसके साथ ही भारत स्वतंत्र हो गया। यहां पर एक छोटी सी चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि एक शब्द आपने सुना होगा ध्वजारोहण, एक शब्द आपने सुना होगा झंडा फहराना। इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज इसी उद्देश्य से आया हूं कि मैं छोटे छोटे शब्दार्थ आपके क्लियर करूं, ताकि भारतीय स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी कहीं पर भी बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो होता क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, 15 अगस्त के दिन एक परंपरा बनी हुई है कि 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर, ध्यान रखना, 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री क्यों, क्योंकि 15 अगस्त को पहली बार लाल किले के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा आरोहण किया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो परंपरा बनी हुई है और आज भी यही परंपरा बनी हुई है कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो है वो झंडा आरोहण करते हैं, मतलब फ्लैग होस्टिंग करते हैं। वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ इंडिया गेट के ऊपर फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति काम करते हैं, वही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं। अब बात ये आती है कि फ्लैग होस्टिंग, जिसे अपन कहते हैं ध्वजारोहण, और एक होता है आपके फ्लैग अनफर्लिंग, जिसे कहते हैं झंडा फहराना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो 15 अगस्त के दिन जो हमारा तिरंगा है यह बॉटम पर होता है। बॉटम का मतलब होता है पिलर के सबसे नीचे होता है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उसको रस्सी को खींच के और आपके तिरंगा को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद में उसको लहराया जाता है। जबकि
26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय, झंडा ऑलरेडी ऊपर ही होता है, बस उसको बांधा जाता है और फिर नीचे से रस्सी खींचने के साथ ही वो खुल जाता है। तो 26 जनवरी को झंडा आरोहण होता है, उसे अनफर्लिंग कहते हैं। और 15 अगस्त को जो झंडा किया जाता है, जो झंडा आरोहण किया जाता है, ध्वजारोहण जिसे कहते हैं, उसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। तो फ्लैग होस्टिंग हमेशा प्राइम मिनिस्टर महोदय करते हैं और फ्लैग अनफर्लिंग हमेशा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं और 26 जनवरी के दिन करते हैं। ये चीजें, छोटी-छोटी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ 15 अगस्त हम शहीदों को याद करते हैं। ये शहीदों को याद करने का दिवस होता है। इस दिन कोई प्रदर्शनियाँ नहीं होती, इस दिन कोई परेड नहीं होती, इस दिन कोई दिखावे नहीं होते। इस दिन सिर्फ और सिर्फ 60 सैनिकों का एक मार्च होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता। बिल्कुल ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का एक प्रकार से पर्व होता है। उसी प्रकार 26 जनवरी का जो दिन होता है, इस दिन हम राजपथ पर एक परेड करते हैं, भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाता है, नई-नई तकनीकी और नए-नए अस्त्रों की झांकियों का प्रदर्शन, नए-नए अस्त्रों का और झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। ये वैलोर, प्राइड और ऑनर का पर्व है 26 जनवरी। इस दिन विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है, जबकि 15 अगस्त को ऐसा कुछ नहीं होता। 15 अगस्त को केवल 60 सैनिक एक मार्चिंग पीरियड करते हैं और इसके अलावा फ्लैग शहीदों को याद किया जाता है और प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होता है। तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त की कुछ प्रोसेस थी। इन चीजों को, आप छोटी-छोटी चीजों को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें आपको दुनिया दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो मैं बात कर रहा था कि 14 अगस्त की रात्रि को प्रधानमंत्री महोदय ने फ्लैग होस्टिंग किया और भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट नामक एक भाषण दिया और उसके साथ ही भारत आजाद हो गया था। यह भारत की आजादी और उससे लेकर आज तक हम यूं कहिए कि कुल 74वां आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 73वीं स्वतंत्रता की वर्षी मना रहे हैं। अब कई बार हमारे जेहन में प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से असफल हो गया था, क्योंकि उसको सफल नहीं कह सकते। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन वाला पक्ष जीत गया था। फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां रही ब्रिटेन की कि भारत को 1947 में आजाद करना पड़ा? इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न बहुत सारे मत आते हैं कि आखिरकार इस समय भारत को आजाद क्यों किया गया? ऐसी क्या ब्रिटेन की मजबूरी थी कि भारत को उनको आजाद करना पड़ा? ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई थी कि भारत को आजाद करना पड़ा? बहुत सारे मत आते हैं यहाँ पे। हर विद्वान ने अपना-अपना मत दिया है। यहाँ पे एक छोटी-सी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे और जब भारत आजाद हुआ, इटली बाद में प्रधानमंत्री हट गए और प्रधानमंत्री हटने के बाद 1956 में क्लीमेंट एटली वापस भारत आए थे। एटली 1956 में कलकत्ता आए थे और कलकत्ता के अंदर राजभवन में इटली ने रुके थे इटली, और कलकत्ता के जब राजभवन में इटली रुके तो उस समय कार्यवाहक राज्यपाल कलकत्ता के, जो कि कार्यवाहक भी थे और साथ साथ में वो बंगाल के चीफ जस्टिस भी थे, बंगाल हाई कोर्ट के, तो वो आपके थे फणी भूषण चक्रवर्ती कहते हैं, पीबी चक्रवर्ती कहते हैं। तो फणी भूषण चक्रवर्ती और इटली के बीच में एक भेंट हुई थी और फणी भूषण चक्रवर्ती और इटली के बीच में जब वार्ता हुई तो भूषण चक्रवर्ती कहते हैं कि मैंने इटली से एक प्रश्न किया था, मैंने इटली से एक सवाल किया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन कमजोर हो चुका था या यूं कहिए एक प्रकार से अपने उद्देश्यों में असफल हो चुका था, फिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरियां रही कि आपने भारत को फटाफट पेपर पर हस्ताक्षर करके पावर ट्रांसफर कर दिए? ऐसी कौन सी मजबूरी रही थी? उस समय इटली का जो उत्तर था, उसे अपन पूर्वाग्रह से युक्त भी कह सकते हैं। उस उत्तर में काफी कुछ बातें सीखी जा सकती है। बात क्या थी? इटली ने कहा कि देखो, हुआ यूं था कि जब मित्र राष्ट्र जीत गए और धुरी राष्ट्र पराजित हो गए, जर्मनी जापान पराजित हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध और धुरी राष्ट्रों के साथ में थे। जापान का साथ उन्होंने दिया था और जापान का भी इन्होंने साथ दिया था। अब युद्ध के परिणाम के बाद मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जितने भी युद्ध अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुभाष चंद्र बोस को भी एक प्रकार से युद्ध अपराधी मान लिया गया।
क्योंकि सिंगापुर विद्रोह से लेकर अंडमान निकोबार पर विद्रोह से लेकर बहुत सारे विद्रोह किए थे। दक्षिणी पूर्वी महासागरों में ब्रिटेन के कई द्वीपों पर उन्होंने आक्रमण किए थे, कब्जे किए थे। आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के ऊपर ब्रिटेन ने मुकदमा चलाया। सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी घोषित किया। और हुआ क्या कि जब ये कड़े कदम उठाए जा रहे थे ब्रिटेन के द्वारा, तो इन कड़े कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप इंडियन नेवी ने फरवरी 1946 के अंदर विद्रोह कर दिया। 20,000 के आसपास सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये पहला अवसर था कि भारतीय नेवी ने ब्रिटिश अफसरों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। और नेवी द्वारा किया गया विद्रोह ब्रिटेन के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी चिंता का विषय था। नेवी के इस विद्रोह में एक प्रमुख मांग यह थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ससम्मान बरी कर दिया जाए। और इसी को देखते हुए जबलपुर के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने भी विद्रोह कर दिया। तो एयरफोर्स और नेवी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की हालत खराब थी और उनको लगा कि अगर सेना ने विद्रोह कर दिया, और इस समय ब्रिटेन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन विद्रोह का दमन कर सके। ब्रिटेन के अंदर आर्थिक हालत बहुत खराब थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इन विपरीत हालातों में ब्रिटिश सरकार को बहुत अच्छे से पता चल गया था, और ऊपर से हालत बहुत खराब थी ब्रिटेन की, और ऊपर से भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, नौसेना और वायुसेना ने। तो ब्रिटिश सरकार ने करीबन 1.5 लाख सैनिक भारत के डिकमीशन कर दिए, बाहर कर दिए। तो कई लाख सैनिक बाहर कर दिए, उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और ब्रिटेन के करीबन 40,000 सैनिक भारत में थे, वो अपने घर जाना चाहते थे। अब ब्रिटेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर 2-2.5 लाख सैनिक भारत के जो है, अगर उन लोगों ने शस्त्र उठा लिए तो हमें इनको रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन के लिए यह निर्णय बहुत जरूरी हो गया था कि अब किया क्या जाए, और उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय ले लिया। तो एटली के अनुसार भारतीय सेना में जो असंतोष उत्पन्न हुआ, और एटली ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों के कारण भारतीय सेना की जो लॉयल्टी थी ब्रिटेन के प्रति, उसमें कंटिन्यू इरोजन हो रहा था, कमी आ रही थी, और यह खतरे की घंटी थी ब्रिटेन के लिए। और कहते हैं कि यही वजह रही मुख्य कि ब्रिटेन को भारतीय स्वतंत्रता के बारे में सोचना पड़ा। ब्रिटेन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सोचने के लिए मजबूर हुआ था। ऐसा क्लीमेंट एटली ने फणिभूषण चक्रवर्ती को कहा था अपने इंटरव्यू में। जब उन्हें, हालांकि इसी इंटरव्यू में एटली ने गांधी जी की और नेहरू जी के योगदान को कम बताया था। उसका कारण ये था कि गांधी जी से और नेहरू जी से काफी नफरत करते थे, एटली हो चाहे चर्चिल हो, बहुत जबरदस्त नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। लेकिन लोगों के स्वतंत्रता के इस आंदोलन में योगदान को अपन अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि लोग कितनी नफरत करते थे गांधी जी से। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जब गांधी जी के ऊपर आरोप मढ़ा गया तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी अनशन पर इसलिए बैठे कि चर्चिल माफी मांगेगा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे। चर्चिल के ऊपर वैश्विक दबाव बना माफी मांगने के लिए। तब चर्चिल के शब्द थे कि इस वक्त जब पूरी दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य के सामने नतमस्तक होती है, वो साम्राज्य कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकता है। ये कितनी फ्रस्ट्रेशन थी चर्चिल की गांधी के प्रति। ऐसे लोग कभी नहीं कहेंगे कि हमने गांधी जी या उनके आंदोलन से प्रेरित होकर भारत को आजाद किया। गांधी जी के योगदान को हम नकार नहीं सकते, बहुत बड़ा योगदान था गांधी जी का।
एक कमबख्त बुड्ढे के सामने हम कैसे झुक सकते हैं, वो भी ऐसे समय जब पूरी दुनिया हमारे साम्राज्य के सामने झुकती है। और आगे देखिए, उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। चर्चिल ने लिनलिथगो को कहा कि गांधी जी का अनशन तोड़वाना नहीं इस बार। गांधी जी अगर अनशन में मर जाते तो मर जाने दो। और उन्होंने ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया। आपने नाम नहीं सुना होगा ऑपरेशन रूबिकॉन का। और कहा गया लिनलिथगो को कि गांधी जी के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर लो, सारी पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार कर लो, इस बार गांधी जी का अनशन नहीं तोड़वाना है। मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि गांधी जी मर जाए। उनके एक प्रकार से गले की हड्डी बन चुके थे वो। इतना परेशान किया था गांधी जी ने उनको। ऐसे व्यक्ति को अपन नकार नहीं सकते उनके स्वतंत्रता में योगदान, अंग्रेज भली नकार है। ऑपरेशन रूबिकॉन के जब गांधी जी को पता चला कि आपके अंतिम संस्कार की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, तब गांधी जी ने अनशन खुद ही तोड़ दिया और कहा कि अभी देश को मेरी जरूरत है। जब लिनलिथगो ने कहा कि बंगाल में करोड़ों लोग मारे जा चुके, 1943 में बंगाल के अंदर एक भयंकर काल आया था, तो चर्चिल ने कहा कि जब बंगाल में लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके अकाल में, तो ये गांधी कैसे बच गया, ये बुढ़ा कैसे बच गया, ये क्यों नहीं मर गया। मतलब ये बातें आप समझ सकते हो कि कितनी फ्रस्ट्रेशन की थी इन अंग्रेजों को गांधी जी के प्रति। तो अंग्रेज कभी गांधी जी को क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन असली बात यह थी कि भारत की इस स्वतंत्रता में हजारों योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था। गांधी जी जैसे कई लोगों ने सत्य अहिंसा के साथ में गांधी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रकार की सामाजिक क्रांति हुई थी। चाहे पटेल के नेतृत्व में भारत का एकीकरण हुआ था। हर नेता का एक अहम योगदान था जिसको हम न कमतर कर सकते न कम आंक सकते। इन सभी लोगों ने मिलकर हमें आजाद कराया और हम उन सब की ऋणी हैं और उस ऋण को हम कभी उतार नहीं पाएंगे। आज जो भारत की स्थिति है, आज जो हम एक अच्छी एक प्रकार के स्वतंत्र हवा में जो जी रहे हैं, उसके पीछे उन लोगों का लहू काम आया है। तो इतनी मुश्किल से मिली इस आजादी को हमें अच्छे से भुनाना चाहिए। और चलते चलते मैं आप सभी को संदेश देना चाहूंगा कि कुछ भी ना कर सको तो एटलीस्ट देश के निर्माण में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर देना। आजकल जो राष्ट्रवाद की परिभाषा मढ़ी गई है, इस राष्ट्रवाद का अभिप्राय क्या होता है? राष्ट्रवाद का अभिप्राय होता है कि देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति विकास की भावना, देश के संसाधनों के प्रति ईमानदारी की भावना। आप अगर कर चोरी करते हैं तो आप फर्जी राष्ट्रवादी हैं। अगर आप कचरा गंदगी करते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। संसाधनों को नष्ट करते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। असली राष्ट्रवादी वो है जो देश के संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कुछ ही सही लेकिन अपना कुछ न कुछ योगदान देता है। ऐसे लोग असली राष्ट्रवादी लोग होते हैं। राष्ट्रवाद की बात करना राष्ट्रवाद नहीं है, असली धरातल पर काम करना राष्ट्रवाद है। तो मैं आप सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश की तरक्की में, देश के विकास में, देश के निर्माण में कुछ न कुछ अपना योगदान जरूर दीजिए, चाहे वो ईमानदार रह के दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जब सरकार की कोई गाइडलाइन आती है, हम उसका अगर पालन नहीं करते हैं तो भी हम राष्ट्रवादी नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं और अगर हेलमेट भी नहीं पहन रहे, यातायात नियमों का पालन नहीं करे, संसद से बने कानूनों कर रहे हैं, हम कैसे राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी वो है जो संसद जैसे पवित्र मंदिर से बने कानूनों का पालन करता है। राष्ट्रवादी वो है जो देश के कानूनों में आस्था रखता है, देश के संविधान में विश्वास रखता है। तो मैं आप सभी इस पावन अवसर पर सभी को संदेश देना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी बने
और राष्ट्रवादी फर्जी वाले नहीं, असली वाले राष्ट्रवादी जो देश के कानूनों में विश्वास रखे, देश के संविधान में विश्वास रखे, देश के किसी भी प्रकार के संसाधनों को नष्ट नहीं करे और देश के प्रति अपना प्रेम रखे। इन सभी बातों के साथ आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे सेशन को सुना और एक अच्छे सेशन को हेल्दी सेशन बनाया।